बार फिर से ईरान युद्ध जल्दी खत्म होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उधर हॉर्मुज में अमेरिका और इजराइल के जहाजों की एंट्री रोकने के लिए ईरान की संसद में बिल पेश किया गया। वही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हॉर्मुज पर ईरान और ओमन के बीच में समझौता हुआ है, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि आखिरी फैसला लेना अभी बाकी है। रिपोर्ट देखिए आप। ट्रंप को क्यों लगता है कि ईरान कमजोर हो गया है, जबकि ईरान ने ट्रंप की एक बात भी नहीं मानी? ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि ईरान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, जबकि हॉर्मुज अभी भी ईरान के कंट्रोल में है? ट्रंप बार बार डेडलाइन क्यों दे रहे हैं, जबकि ईरान ने हर बार अमेरिका की डेडलाइन को मानने से साफ इनकार कर दिया? अमेरिका खुद मान रहा है कि कुछ मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है, फिर भी ट्रंप कह रहे हैं ईरान टूटने वाला है। असल में कौन कमजोर पड़ रहा है? ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, जहाजों को टारगेट पर लिया और खुद ही सीज फायर तोड़ा। फिर भी ट्रंप कहते हैं वे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। यह आत्मविश्वास है या ट्रंप का आशावाद? ट्रंप का पूरा दावा सैन्य दबाव और आर्थिक नुकसान पर टिका है, लेकिन ईरान आज भी हॉर्मुज को अपना रेड लाइन बता रहा है। तो दबाव काम कर रहा है या नहीं? अगर ईरान सच में थक चुका है तो वो परमाणु मुद्दे पर रियायत क्यों नहीं दे रहा? ट्रंप की सबसे बड़ी डिमांड अभी भी अधूरी क्यों है? ट्रंप कहते हैं कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि ईरान टिक नहीं पाएगा, लेकिन इतिहास देखें तो ईरान ने पहले भी लंबे दबाव झेले हैं। इस बार क्या अलग है? We had oil down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95. So it passed Tuesday. I was in Iowa at a stop, and we had $1.95, another one $1.85 a gallon, and we'll see those days pretty soon again based on everything I see, as soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please. ट्रंप पिछले कई दिनों से एक ही संदेश बार बार दोहरा रहे हैं, डील करो या नतीजे भुगतो। लेकिन ईरान के प्रॉक्सी यमन के हूथियों ने तो सऊदी अरब पर हमला करके ट्रंप को सीधे संदेश दे दिया है कि अमेरिका का कोई साझेदार, कोई भी हमदर्द उसके आगे नहीं टिकेगा। डील अमेरिका और ईरान की होनी थी, लेकिन डील सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में हो गई। ट्रंप बार बार कह रहे हैं ईरान जल्द टूट जाएगा, लेकिन हकीकत उल्टी हो गई। जहां अमेरिका ईरान डील अटकी हुई है, वहीं सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक नया सुरक्षा गठबंधन बना लिया है। ये गठबंधन साफ संदेश दे रहा है कि मध्य पूर्व के देश अब सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहते। सऊदी क्राउन प्रिंस, तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जेद्दा में एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी होने वाले किसी भी सशस्त्र हमले को उन पर भी हमला माना जाएगा। ईरान के प्रॉक्सी हूथियों ने सऊदी अरब पर हमला करके एक और बड़ा संदेश दे दिया। ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान और उसके सहयोगी अभी भी मैदान में एक्टिव हैं, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान कमजोर पड़ गया है। लेकिन अगर ईरान सच में कमजोर होता तो उसके प्रॉक्सी सऊदी अरब जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते? ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि सैन्य दबाव काम कर रहा है,
लेकिन जमीनी हकीकत कहती है कि ईरान अभी भी हॉर्मुज को अपनी रेड लाइन मान रहा है। अमेरिका मिसाइल स्टॉक की कमी स्वीकार कर रहा है, फिर भी ट्रंप कह रहे हैं ईरान ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ऐसे में सवाल यह है, असल में दबाव किस पर ज्यादा है? عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثانية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي. लेकिन कहानी सिर्फ हूथियों के हमले या फिर ट्रंप के दावों तक सीमित नहीं है। असल सवाल है कि अगर ईरान इतना ही कमजोर हो चुका है तो फिर अमेरिका अभी तक अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत हासिल क्यों नहीं कर पाया? ट्रंप की पहली मांग थी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से रोका जाए। दूसरी मांग थी कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला रहे। तीसरी मांग थी कि ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क से दूरी बनाए। लेकिन इन तीनों मोर्चों पर तस्वीर अभी भी धुंधली है। ट्रंप का ना परमाणु टारगेट पूरा हुआ, ना हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है, ना ही ईरान के प्रॉक्सी अपना हमला रोक रहे हैं। उल्टे ईरान के प्रॉक्सी खाड़ी में और भयानक युद्ध में शामिल हो गए हैं, जबकि लेबनान के मोर्चे पर अभी तक इजराइल से युद्ध लड़ रहे हैं। Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything. ट्रंप बोल रहे हैं ईरान थक चुका है। ईरान साफ साफ संदेश दे चुका है, हम झुकेंगे नहीं। बाजार सवाल कर रहा है, हॉर्मुज खुलेगा या नहीं? और दुनिया सवाल पूछ रही है, युद्ध बढ़ेगा या रुकेगा? इस जंग में अभी सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट हॉर्मुज ही बना हुआ है। दुनिया के ऊर्जा व्यापार की सबसे अहम समुद्री लाइन, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकती है। और यही वजह है कि वॉशिंगटन, तेहरान, रियाद, अंकारा और इस्लामाबाद सभी की नजरें अगले कुछ दिनों पर टिकी हुई हैं। फिलहाल एक तस्वीर साफ है कि ट्रंप का आत्मविश्वास और ईरान की चुनौती दोनों अपने चरम पर हैं। लेकिन जमीन पर हालात बता रहे हैं, ना तो अमेरिका को निर्णायक जीत मिली है और ना ही ईरान ने हार मानी है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया की इस सबसे खतरनाक शतरंज में अगली चाल किसकी होगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। लेकिन सस्पेंस इस पर बना हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। नई डील, नया सीज फायर, नया मिलिट्री ऑपरेशन या लंबा युद्ध। लेकिन पश्चिम एशिया की इस शतरंज में एक नया खिलाड़ी भी है और उसका नाम है मुस्तफा खामनेई। ईरान की सत्ता में बदलाव के बाद वॉशिंगटन को उम्मीद थी कि शायद तेहरान का रुख नरम पड़ेगा, लेकिन शुरुआती संकेत कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को ईरान के कट्टरपंथी और रेवोल्यूशनरी गार्ड के मजबूत समर्थन के साथ सत्ता मिली है। ईरान जिस तरह से अपने तेवर दिखा रहा है, उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सत्ता बदली, नीति नहीं। ऊपर से ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का रुख बेहद सख्त है और हॉर्मुज पर डील की सीमाओं को ईरान ने पहले से और ज्यादा बड़ा कर दिया है। उधर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। संसद में ऐसा बिल पेश किया गया जिसमें अमेरिका, इजराइल और दूसरे दुश्मन देशों के जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया।
नियम तोड़ने वाले जहाजों पर उसके माल की कीमत का 20% तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। यानी ट्रंप जिस तेज राजनीतिक दबाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं, उसे अब सिर्फ ईरान की सेना नहीं बल्कि एक नए नेतृत्व व्यवस्था की भी चुनौती है। और इसी बीच हॉर्मुज को लेकर एक और नई मुश्किल सामने आ गई है। जहाजों की आवाजाही बहाल करने के लिए जिस व्यवस्था पर बातचीत चल रही थी, उसे दुनिया की कई बड़ी शिपिंग कंपनियां और व्यापारिक संस्थान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रस्तावित व्यवस्था में शुल्क, बीमा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों से जुड़े कई विवाद खड़े हो गए हैं। मतलब अगर कल राजनीतिक समझौता भी हो जाए तो भी जरूरी नहीं कि जहाज तुरंत सामान्य रूप से वहां से चलने लगें। यानी हॉर्मुज का संकट अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और कानूनी संकट बन चुका है। यही वजह है कि आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला हमला कौन करेगा। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा समझौता संभव है जिसे अमेरिका, ईरान, खाड़ी देश और वैश्विक शिपिंग उद्योग सभी एक साथ मान लें। क्योंकि फिलहाल युद्ध का मैदान सिर्फ समुद्र में नहीं, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और नेतृत्व की राजनीति में भी फैला हुआ है। और जब तक इन तीनों मोर्चों पर समाधान नहीं निकलता, तब तक खाड़ी का यह संकट खत्म होने की बजाय और उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुवार को हुथी विद्रोहियों ने यमन और सऊदी अरब में एक साथ बड़े हमले किए। पहला हमला यमन सरकार के मिलिट्री ठिकानों पर हुआ। पूर्वी यमन में सरकारी सेना के 3 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हुए जोरदार हमले में 58 सैनिकों की मौत हुई, दर्जनों इसमें घायल भी हुए। हमले को हाल के सालों में हूथियों की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में गिना जा रहा है। हमला जहां हुआ वो इलाका सऊदी समर्थित सरकार का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के बड़े हमले के बाद गृह युद्ध भड़कने का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरा हमला सऊदी अरब के नजरान में हुआ है। सऊदी अरब में हुए हूथी के हमलों में 11 लोग घायल हो गए। हमलों के बाद नजरान के कई हिस्सों में आग लग गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके मंत्री और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर की ये तस्वीरें सऊदी अरब से आई हैं। शहबाज मुनीर के पहुंचते ही सऊदी में हमला हुआ। यमन सीमा से लगे सऊदी इलाके में हूथी विद्रोहियों ने यह हमला किया। हमला तब हुआ जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर सऊदी में मौजूद थे। यमन और सऊदी अरब में हुए हमलों की टाइमिंग कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि हमला तब हुआ जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर सऊदी अरब और तुर्की के साथ रक्षा का ट्रायंगल बनाने सऊदी अरब आए थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पहले से ही रक्षा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। अब ऐसी ही तिकड़ी तुर्की के साथ बनाई गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे ट्राइलेटरल म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी कि मेका पैक्ट का नाम दिया गया है। समझौते के तहत तीनों में से किसी भी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस रक्षा समझौते को इस्लामिक नेटो भी कहा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि ये ट्रायंगल किसी देश के खिलाफ नहीं है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ये तीनों ही देश इस्लामिक मुल्कों में आतंकवाद के सबसे बड़े संरक्षक हैं या फिर रहे हैं। सऊदी अरब वहाबी विचारधारा का सबसे बड़ा पोषक है। ईरान ने 90 के दशक में पूरी दुनिया में आतंकवाद की फाइनेंसिंग की, जबकि पाकिस्तान तो आतंकवाद का जन्मदाता और संरक्षक देश है। वहीं तुर्की कट्टरपंथी इस्लाम की नई फैक्ट्री बन रहा है।
ऐसे में सवाल है कि अब ईरान और इजराइल क्या करेंगे, क्योंकि इस समझौते की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम एशिया पहले ही सुलग रहा है। ईरान के खिलाफ ट्रंप का युद्ध खत्म नहीं हुआ है। गाजा और लेबनान पर इजराइल की बमबारी खत्म नहीं हुई और अब लाल सागर में भी जहाज जलने लगे। ऐसे में एक मिलिट्री गठजोड़ की नजर से सऊदी अरब इस ट्रिपल गठजोड़ में पैसे से यानी फंडिंग से मदद कर सकता है। तुर्की एक मजबूत ड्रोन पार है, आधुनिक हथियार बनाता है, यानी नई टेक्नोलॉजी में तुर्की मदद कर सकता है। पाकिस्तान के पास मिसाइल है और उसके पास परमाणु बम भी है और बड़ी फौज भी मौजूद है। ऐसे में 3 सुन्नी देशों का रक्षा गठजोड़ करना ईरान और हूथियों के लिए टेंशन वाली बात है। ऐसे में सवाल यह है कि इन तीनों देशों की डिफेंस वाली दोस्ती के टारगेट पर आखिर कौन है। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान का इस्लामिक नेटो फेल हो गया। क्योंकि तीनों के प्रतिद्वंदी इस गठजोड़ में किसी के दोस्त भी हैं, जैसे ईरान तुर्की और पाकिस्तान के करीब है, लेकिन सऊदी अरब का विरोधी है। सवाल ऐसे में यह है कि क्या इसमें और भी देश शामिल होंगे। तुर्की एक नेटो देश है, वहीं सीरिया में एर्दोआन का खास अहमद अल शरा अब इजराइल से समझौता करना चाहता है। कुल मिलाकर नई खिचड़ी तैयार हुई है, जिस पर भारत की भी पैनी नजर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार इस मसले पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके मंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का सऊदी अरब जाना, वो भी तब जब उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वहां के क्राउन प्रिंस के साथ फोन पर बातचीत की खबर आई है। सवाल उठा कि ये महज एक इत्तेफाक है या किसी प्लानिंग का हिस्सा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के झंडे हटाने का दावा करने वाले मीर यार बलोच वही शख्स हैं जिन्होंने 13 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी और कहा था कि बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के विद्रोही संगठनों ने 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने और दुनिया भर के बलोच लोगों से अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर बलूचिस्तान का नया झंडा फहराने की अपील की है। और तो और बलूच वॉइस फॉर जस्टिस ने ऐलान किया कि वो 13 अगस्त को ऑनलाइन कैंपेन छेड़ करके पाकिस्तान के जुल्म से दुनिया को रूबरू करवाएंगे। दरअसल बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना विरोध करने वालों को पूछताछ के नाम पर घर से उठाकर ले जाती है। उनमें हजारों लोग वापस ही नहीं लौटे। मानवाधिकार संगठनों और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 से लेकर के अब तक बलूचिस्तान में 2700 लोग गायब किए जा चुके हैं, जबकि वहां के लोग ये संख्या कई गुना ज्यादा होने का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों की वापसी के लिए उनके घर वाले मार्च करते रहते हैं। अब बलूच वॉइस फॉर जस्टिस ने लोगों से ऑनलाइन कैंपेन छेड़कर पाकिस्तानी फौज पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करने की बात कही है। उन्होंने गायब हुए लोगों के परिवारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वो शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक अपने वीडियो शेयर करें और अपने गायब हुए सदस्य के बारे में पूरी डिटेल बताकर अपील करें। वो ये कैंपेन बलूच, पश्तून, सिंधी, मुहाजिर, कश्मीरी और दूसरे समुदायों से जबरन गायब किए गए लोगों के लिए करेंगे। पीओके में आजादी की जंग, दूसरी ओर पीओके में गोलियों की तड़तड़ाहट, आर्मी की बर्बरता और नरसंहार लगातार जारी है। जो भी जिंदा है वो मार दिया जाएगा, जो आवाज उठाएगा वो कुचल दिया जाएगा, जिसने हक और हुकूक की बात की वो हलाक कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आती हर तस्वीर यही बानगी पेश करती है। एक ऐसा वीडियो आया जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तानी फोर्सेस किस कदर वहां के लोगों पर जुल्म आजीज कर रही है। पहले ये वीडियो देखिए। अल्लाह हम लोगों का हम लोगों को मार रहे हैं तुम लोग गोली के साथ। उस आवाज में छिपी बेबसी तो आपने महसूस की ही होगी। ये जल्लाद पाकिस्तान का चेहरा है। एक
औलाद दम तोड़ रही थी। उसका पिता उसे लेकर अस्पताल भागा। रास्ते में पाकिस्तानी सेना ने रोक लिया। वो गुहार लगाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मुल्ला मुनीर के जल्लाद फौज को ना शर्म आई ना ही दया आई। पाकिस्तान हम लोगों को नहीं चाहिए जिसमें हम लोगों को। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जाए कश्मीर वाले इलाके में जुलाई में 3 चरण में चुनाव करवाए, जिसका मकसद दुनिया के सामने जमहूरियत वाली सरकार दिखाना था। लेकिन उन्होंने वहां अपनी कठपुतली कैंडिडेट्स खड़े किए और चुनाव को हाईजैक कर लिया गया। वहां के लोगों का आरोप है कि सेना ने वोट नहीं देने दिया और चुनाव में धांधली हुई, जिसके बाद 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने प्रदर्शन किया। लेकिन निहत्थे कश्मीरियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें करीब 30 लोग मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जून से चल रहे इस प्रदर्शन में अब तक करीब 125 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज के इस जुल्म सितम के बावजूद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये आंदोलन लगातार जारी है। संगठन ने POK के आजाद होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। रियासत चाहिए नहीं, आस रियासत में वारस की रियासत चाहिए नहीं। और जिस तरह भी हुई इंशाअल्लाह ताला सारे लोग मैं एक दफा फिर तुसा ने जद्दोजहद की, तुसा ने अज़म की, तुसा ने हौसले की, सलाम पेश कर रहे। POK के लोगों में यह गुस्सा पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार दोनों के खिलाफ है। वहां से लगातार झकझोर देने वाली तस्वीरें आ रही है। एक शख्स ने इलाज न मिलने पर पाकिस्तान की सेना को खूब कोसा है। ये पाकिस्तान है, हम लोगों को गोली मांगे पाकिस्तान कहते हो। इस तरह का पाकिस्तान हम लोगों को नहीं चाहिए। इस तरह का पाकिस्तान हम लोगों को नहीं चाहिए जिसमें हम लोगों को मारो। मतलब पाकिस्तान की सेना और सरकार एक साथ 2 मोर्चों पर फेल हो चुकी है। बलूचिस्तान और POK दोनों जगहों पर बात उनके हाथ से निकल चुकी है। बलूचिस्तान के लोगों ने 11 अगस्त को आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर ली है, जबकि POK के लोग अपने हक के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि लगातार अपने ही घर में फेल हो रहे पाकिस्तान का सऊदी और तुर्की वाला ट्रायंगल क्या कामयाब हो पाएगा, या फिर उसकी घर जैसी हालत ही यहाँ पर भी होगी।